अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट कैसे हैं आप? ठीक है स्टूडेंट, आज जो हमारा लेक्चर है वो 9th बायोलॉजी से रिलेटेड है, जिसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। अब स्टूडेंट, ये जो चैप्टर 2 है इसका मकसद क्या है, आखिर इसका नाम ये क्यों रखा है और बायोलॉजी में इसका किरदार ज़्यादा अहम क्यों है, इसके बारे में हम सब पढ़ते हैं। सबसे पहले आपको ये जो मेजर कॉन्सेप्ट है आपके, जैसे इस चैप्टर में हम जो पढ़ने वाले हैं आपको ये मैं बताता चलूँ कि हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे। साइंटिफिक प्रॉब्लम, यानी कि जो परेशानियाँ, जो साइंसी परेशानियाँ होती हैं अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी के मुताबिक, बायोलॉजी में जो जो मसले आते हैं, ठीक है, बायोलॉजी ब्रांच है साइंस की, तो प्रॉब्लम भी साइंटिफिक हुए। वो प्रॉब्लम फिर उसकी हाइपोथेसिस होती है, फिर डिडक्शन होता है, फिर एक्सपेरिमेंट, फिर जब एक्सपेरिमेंट प्रूव हो जाता है फिर थ्योरी होती है। थ्योरी जब प्रूव हो जाता है एक्सपेरिमेंट के ज़रिए तो वो लॉ बन जाता है। लॉ को फिर क्या करते हैं, वो जब लॉ बन जाता है कानून हो जाता है और फिर उसे उसूलों के मुताबिक उस कानून पर अमल करते हैं। प्रिंसिपल उसूल को कहते हैं। आगे डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटा एनालिसिस, यानी कि डेटा का मतलब सिंपल है, आपने मैथमेटिक्स में डेटा पढ़ा होगा, आपने फिज़िक्स में भी डेटा पढ़ा होगा और आपने केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल में डेटा पढ़ा होगा। डेटा का मतलब क्या होता है, एक सवाल होता है या एक मिसाल के तौर पर एक सवाल है, उस सवाल में जो जो चीज़ें गिवन होती हैं या एक प्रॉब्लम में जो जो चीज़ें गिवन होती हैं तो उसे क्या करते हैं, हम तरतीब से लिखते हैं, तो एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में ना उस डेटा को। अब जैसे कि मंजिल बनाते हैं तो मंजिल के शुरुआत कैसे होती है, सबसे पहले शुरुआत होती है बैकग्राउंड से, बेसमेंट से, फिर फर्स्ट फ्लोर होता है, फिर सेकंड फ्लोर होता है, थर्ड फ्लोर होता है, फिर उसमें रूम्स होते हैं, रूम्स के अंदर उसी तरीके से आपके जैसे अगर अब ये भी मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना स्क्वायर यार्ड्स होते हैं, उनमें अलग अलग जगह होते हैं। बेडरूम अलग होता है, ठीक है, स्टोर रूम अलग होता है और आपका जो है डाइनिंग रूम अलग होता है, गेस्ट रूम अलग होता है, स्टडी रूम अलग होता है। तो उसको क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। और डेटा एनालिसिस का मतलब क्या है, एनालाइज करना, उसे चेक एंड बैलेंस करना, ठीक है, उस डेटा को, और उसका तरतीबवार तरीके से उसका काम करना डेटा एनालिसिस कहलाता है। मैथमेटिक्स एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द साइंटिफिक प्रोसेस के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये तो था कुछ ऐसे मुझे बताना था आपको, लेकिन असल काम हमारा रट्टा नहीं है, हमें समझना है कि क्या पढ़ना है, हमें क्या नहीं पढ़ना। सो स्टूडेंट, साइंटिफिक जितने भी प्रॉब्लम्स आपके होते हैं उन प्रॉब्लम को हल करने के लिए कुछ मेथड अप्लाई होते हैं, कुछ प्रोसेस होते हैं जिनके वजह से उन प्रोसेस के ज़रिए जब आप गुज़रते हो तो वो साइंटिफिक प्रॉब्लम क्या होते हैं, सॉल्व होते हैं। इसीलिए जो है, जो कोई भी जब एक्सपेरिमेंट होता है, एक्सपेरिमेंट से पहले क्या होता है, उसकी थीसिस पेश की जाती है, यानी कि आप लिखते हो उसे। एक इंटेलिजेंट गैस होता है। इंटेलिजेंट गैस कब होता है, जब आपने पढ़ा होता है, आप सोचते हो उस एक मसले को हल करने के लिए, तो आप क्या करते हो, आप अपनी एक राय देते हो, एक गैस लगाते हो, एक नज़रिया पेश करते हो, ठीक है, एक ख़याल पेश करते हो। अगर वो ख़याल ठीक हुआ तो फिर क्या होता है, आपका मुशाहिदा भी ठीक होगा, यानी कि आपने सोचा भी ठीक, ऑब्जर्वेशन जिसे हम कहते हैं, जो हम माइंड से सोचते हैं। फिर उसके बाद जो है होता है आपका तजुर्बा, एक्सपेरिमेंट में लाया जाता है। एक्सपेरिमेंट तब ठीक होता है जब थ्योरी ठीक होती है, यानी कि जो लिखते हैं, जब थ्योरी ठीक होती है फिर उसे लॉ बनाया जाता है। फिर उसका एक प्रिंसिपल होता है जिसे आखिर जो स्टेप होता है अमल करते हैं और उस पर
एक मोहर लगा दिया जाता है कि ये जो कानून है अब बन चुका है, ये साइंटिफिक लॉ, इसे कोई चेंज नहीं कर सकता। थ्योरी को चेंज कर सकते हैं क्योंकि थ्योरी में बहुत सारी मिस्टेक आ सकती हैं। हर कोई जैसे हर एक साइंसदान है, अगर उसे कुछ गड़बड़ लगे तो वो थ्योरी को क्या कर सकती है, एक साइंसदान की वो बाकायदा चैलेंज कर सकता है या कर सकती हैं, लेकिन लॉ को चेंज नहीं कर सकता। लॉ कानून है, कानून कभी भी चेंज नहीं होता। हाँ, नया कानून बनता है, लेकिन जो कानून, जो एक्ट लागू हो चुका है, जो बन चुका है, वो कभी चेंज नहीं होता। तो स्टूडेंट हम बढ़ते हैं। ये तो था एक छोटा सा, मैंने आपको समझाया कि हम क्या क्या करने वाले हैं, तो एक्सप्लेन करूँगा मैं आज अभी। जैसे कि आपने यहाँ पे जो है लिखा है कि साइंस इज़ द सिस्टमेटिक स्टडी। सिस्टमेटिक का मतलब क्या होता है कि यानी तरतीब से पढ़ना, तरतीब से हम पढ़ते हैं किसके बारे में, नेचर के बारे में। स्टूडेंट, नेचर का मतलब क्या है, यहाँ पे साइंस में नेचर कहा गया है। जैसे कि हम कहते हैं खुदा, तो यहाँ पे नेचर कहते हैं, ठीक है। नेचर का मतलब जो आपके कुदरती चीज़ें होती हैं उनके बारे में पढ़ने को नेचर कहते हैं, स्टडी ऑफ नेचर। एंड हाउ इट अफेक्ट अस, और वो हमें कैसे, उनसे हम कैसे असरअंदाज होते हैं, और इन्वायरमेंट जो है, इन्वायरमेंट से हम कैसे असरअंदाज होते हैं। इसी तरीके से आपकी जो बॉडी है, इट इज़ अ बॉडी ऑफ नॉलेज दैट इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। एक और बात की गई साइंस के बारे में, भाई इट इज़ अ बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब ये होता है कि ये एक मालूमात का हिस्सा है, एक जिस्मानी मालूमात। बॉडी का मतलब अब ये जिस्म नहीं है, स्ट्रक्चर की बात की जा रही है यहाँ पे, यानी कि ये एक पूरी एक साख्त है, पूरी एक हालत है नॉलेज की, जिसमें आप क्या कर रहे हो, कॉन्स्टेंटली वो चेंज होता जा रहा है। यानी कि आप जितनी बदलती जाएगी उतना आप क्या करते हो, नॉलेज आपका बढ़ता जाएगा, उतनी आपकी जो है ना, आप जो मालूमात है वो भी बढ़ती जाएगी। फिर आप सोचते हो कि भाई आया ये क्यों चेंज हो रहा है, उसके बारे में रिसर्च करते हो, फिर नई नई चीज़ें तहकीक में आनी शुरू हो जाती हैं। किसकी वजह से, थ्रू द यूज़ ऑफ बेटर एंड मोर एक्यूरेट टूल्स फॉर इन्वेस्टिगेशन। अब मिसाल के तौर पर अगर मैं मिसाल लूँ, 10 साल 20 साल पहले जो है टैबलेट्स अलग थी, मेडिसिन अलग थे, इतनी ज़्यादा जो है तरक्की नहीं हुई थी, ठीक है। अब आज की बात करूँ मैं, आज नए नए वैक्सीन ईजाद हुए, ठीक है, और वैक्सीन तो पहले ईजाद हो चुके थे, ये नहीं है, जैसे पोलियो वैक्सीन है, चिकन पॉक्स है, वो तो हो चुके थे, लेकिन उनको उनका सही तरीके से, जैसे कि टेक्नोलॉजी के हिसाब से उन्हें सही इस्तेमाल करना, एक्यूरेट तरीके से, जैसे कितना ml चाहिए और कितने एक ड्यूरेशन होता है, जैसे कि 3 महीने 4 महीने, या जब चिकन पॉक्स होता है तो उसे कैसे लगाना चाहिए। जैसे पहले तो ऐसे था कि भाई काफ़ी परेशानी होती थी, लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी के वजह से, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन हुई है ना। इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या है कि जब एक चीज़ की मालूमात होती है तो तभी आप इन्वेस्टिगेट कर पाते हो। इन्वेस्टिगेशन हुई, बीमारी के बारे में पहले सोचा गया, फिर थीसिस हुई, फिर थ्योरी, फिर एक्सपेरिमेंट, फिर वो लॉ, उसी तो जब वो बन गया फिर उसके बारे में क्या, उसे और ज़्यादा एडवांस करने के लिए उस पर और तहकीक किया गया ताकि और आसान से आसान तर इंसान के लिए हो, ह्यूमन बीइंग के लिए, ठीक है। एक्यूरेट टूल जैसे कि ग्लूकोज के लिए ग्लूकोमीटर है, ठीक है, और स्टेथोस्कोप किसके लिए काम आता है, ये भी। तो हर एक टूल को उसके मुताबिक क्या किया, बताया गया, और उससे अब आप फ़ायदा हासिल कर रहे हो। At the core of biology and other sciences lies a problem-solving approach called scientific method। अब यहाँ scientific method की एक आपको definition दी गई है कि भाई जितनी भी आपके दूसरे साइंस की जैसे कि शाखें हैं, और अगर बायोलॉजी की हम बात करें तो ये सारी आती हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में। प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब ये होता है कि बायोलॉजी में बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है, तो उनको कैसे हल किया जाता है। लाइज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, जब उनको जो है हम एक अप्रोच के ज़रिए, एक ऐसा ज़रिया जिसके वजह से आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो,
ठीक है, उसे कहते हैं साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड क्यों है? क्योंकि साइंस की शाख है, ठीक है। अब आगे बताया गया कि साइंटिफिक मेथड क्या है। साइंटिफिक मेथड इज अ सीरीज ऑफ स्टेप्स followed by scientific investigators to answer specific question about natural world। साइंटिफिक मेथड हम उसे कहते हैं, साइंटिफिक मेथड सबसे पहले कुछ स्टेप होते हैं इसके, जिसमें कुछ इन्वेस्टिगेटर होते हैं, कुछ साइंटिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, एक मखसूस सवाल का जवाब हासिल करने के लिए वो तहकीक करते हैं, ठीक है, तहकीक करते हैं ताकि वो उन्हें वो जवाब मिले और फिर उनसे एक इंसानी ज़िंदगी को आसान बना सके। आगे अब बायोलॉजिकल मेथड क्या है। बायोलॉजिकल मेथड सबसे पहले ये मैं चार्ट आपको थोड़ा बाद में समझाऊंगा, पहले मैं आपको ये फर्स्ट लाइन समझा दूँ, ये पूरा पैराग्राफ, ताकि आपको सही तरीके से समझ आ जाए। और स्टूडेंट, ये जो हमारा लेसन होगा ये 3 पार्ट में होगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं लंबा नहीं करूँगा, 3 पार्ट में होगा, लेकिन सही तरीके से आपको एक्सप्लेन करूँगा और इसके नोट्स आपको मिलेंगे इस चैप्टर के लास्ट में। और इंशाल्लाह ताला कल तक आपको फर्स्ट चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे इंशाल्लाह। मेरे जो चैनल है एजुकेशन टॉक, और उसी तरीके से फेसबुक पे भी मेरा पेज है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे है, एज़ यू नो दैट बायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। जैसे कि आपको पता है कि बायोलॉजी क्या है, साइंस की एक शाख है, और जो हमें बताती किसके साथ है, और किसके साथ, कंसर्न्ड विद स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, और लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ इसके क्या है, ताल्लुकात होते हैं। सिस्टम ऑफ एडवांसिंग नॉलेज, यानी कि system of advancing knowledge by formulating a question, collecting data about it through observation and experiment, and testing hypothetical answer about living things is called biological method। इतना घबराने की बात नहीं है, इसमें सिंपल सी बात है कि अगर आपको कोई नॉलेज चाहिए, कि एडवांस नॉलेज अगर आपको चाहिए, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम सवाल करते हैं, फॉर्मुलेटिंग अ क्वेश्चन, ठीक है। ये रहा नॉलेज, सिस्टम ऑफ एडवांसिंग नॉलेज बाय फॉर्मुलेटिंग अ क्वेश्चन। क्वेश्चन का क्या करते हैं हम, सबसे पहले फॉर्मूले के ज़रिए हमारे पास जब जो है नॉलेज होता है तो क्या करते हैं, क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं। फॉर्मुलेट मतलब उसे बनाते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। जब क्वेश्चन मिल गया, हमें पता चल गया भाई ये क्वेश्चन हो गया, फिर हम क्या करते हैं, उसके बारे में तहकीक करते हैं, कलेक्टिंग डेटा, तहकीक करते हैं, मालूमात हासिल करते हैं, किसके ज़रिए, ऑब्जर्वेशन के ज़रिए। जब मालूमात हासिल कर लिया हमें, फिर क्या करते हैं, हम अपनी गैस लगाते हैं, इंटेलिजेंट गैस, ठीक है, इंटेलिजेंट, नॉन इंटेलिजेंट नहीं, इंटेलिजेंट गैस लगाते हैं। हर कोई एक साइंसदान अपना गैस बताता है, भाई ये ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, अगर ये एलिमेंट ऐसे है तो ये उससे मुशाबियत कर सकता है। मिसाल के तौर पर वाटर के बारे में अगर हम कहें तो वाटर का फार्मूला क्या है, H2O है, ठीक है, ये अभी हमें पता है, लेकिन पहले क्या था, किसी को पता नहीं था। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, तो इसके बारे में भी तहकीक हुई थी, पानी पर रिसर्च हुआ, भाई इसमें इतने मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, सही है भाई। तो ये यहाँ अब मज़ीद फिर क्या कहा, यार इसका शेप कैसा होगा फिर, या इसमें बॉन्डिंग कौन सी होगी, ठीक है, और आया हमेशा यही है पानी का फार्मूला, या स्ट्रक्चर फार्मूला अलग है, मॉलिक्यूलर अलग है। तो ये सारे क्या हैं, इन्होंने अपनी अपनी राय दी, जिसके वजह से हमें आज ये सारी मालूमात पता है। कलेक्टिंग डेटा थ्रू ऑब्जर्वेशन, फिर एक्सपेरिमेंट, ठीक है, फिर क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट किया गया, और उसके बाद एक टेस्टिंग अ हाइपोथेटिकल आंसर अबाउट लिविंग थिंग। जब एक्सपेरिमेंट किया गया, फिर क्या हुआ, एक ऑथेंटिक यानी कि एक टेस्ट किया गया, टेस्ट की वजह से फिर वो आंसर लिविंग थिंग का जब आ जाता है, उसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड, केमिकल मेथड नहीं, बायोलॉजिकल मेथड। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको जो एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, अगर एक ज़मीन के नीचे एक डायनासोर के जो फॉसिल्स हैं वो मिलते हैं, हमें तो नहीं पता वो कितने साल पुराने हैं, तो क्या होता है, जितने भी साइंसदान हैं, जब वो जो कुछ लोग अपनी गैस लगाते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं कि अभी सोचते हैं सबसे पहले कि ये कौन सा एनिमल है, डायनासोर है, ठीक है, कितने साल पुराना है, पता नहीं है। ये क्या है, जब ऑब्जर्वेशन करते हैं, लेकिन अगर उसका जवाब ना आए तो फिर इंटेलिजेंट गैस में आते हैं। इंटेलिजेंट गैस वही कर सकता है जो उसका स्पेशलिस्ट होता है, स्पेशलिस्ट नहीं होता वो नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद
फिर बात आती है इंटेलिजेंट गैस के बाद, फिर उस क्या करते हैं, उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे आला हैं, कुछ टूल्स हैं, कुछ यानी कि सामान ऐसे हैं या मशीन हैं जिनके वजह से पता चल जाता है कि आया ये एक्यूरेट, ये जो फॉसिल्स है कितने साल पुराना है। तो ये तो बात हो गई, ठीक है। तो हर एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो होता है वो हमेशा स्टार्ट होता है ऑब्जर्वेशन से। सबसे पहले क्या करते हैं, ये एक चार्ट दिया गया है स्टूडेंट, इस चार्ट में बताया गया है कि सबसे पहले जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो रिलेट किससे करता है, ऑब्जर्वेशन से। ऑब्जर्व, अब सोचते हैं, सबसे पहले सोचते हैं हम कोई काम शुरू करने से पहले हम क्या करते हैं, सोचते हैं कि हमें वो काम कैसे करना है। अगर हम अपने रूम को कलर करवाते हैं तो कलर करवाने से पहले हम क्या करते हैं, सोचते हैं ना हमें कौन सा कलर करवाना है। फिर आप जब रूम में देखते हो फिर क्या होगा, अच्छा ऑब्जर्वेशन एंड प्रीवियस नॉलेज। भाई आपने अगर कलर करवाया, कलर करने से पहले फिर क्या होता है, सोचते हो कि पहले मैंने क्या किया था, वो जितनी मालूमात थी पहले की, अभी मुझे क्या करना है। उसी तरीके से फिर जब ये दोनों हो जाते हैं फिर आप अपने अपने गैस लगाते हो कि यार हमें कौन सा कलर करवाना चाहिए या कौन सा हमें जो है ना काम करना चाहिए। तो ये होते हैं हाइपोथीसिस। हाइपोथीसिस के बाद फिर रीज़न देते हैं, एक इंडक्टिव होता है एक डिडक्टिव। वजह कि आया आप ये क्यों कर रहे हो। फिर अगर आप कोई काम करते हो मिसाल के तौर पर, तो आया ये क्यों है, तो उस पर वजह तो होती है ना, एक तो इंडक्टिव होगा एक डिडक्टिव होगा, ताकि हाइपोथीसिस को क्या करें, एक्सप्लेन कर सके वो जो गैस आपने दिया है। सही है। उसी तरीके से फिर जब वो हो जाता है, रीज़न सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, फिर आती हैं एक्सपेरिमेंट पर। जब डाउट क्लियर हो जाते हैं, वजह पूछ ली और वजह बता दी, तो उसके बाद एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट के बाद क्या होता है, डेटा कलेक्शन एंड डेटा एनालिसिस। जितनी डेटा कलेक्ट की है फिर उसे क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। एनालाइज मतलब टेक्निक्स के ज़रिए, उनके जो टेक्निक्स होते हैं ग्रुप्स के ज़रिए अरेंज करते हैं उनको काम को, ठीक है। फिर कलेक्ट करते हैं सारे डेटा को। अगर वो डेटा सपोर्ट करता है हाइपोथेसिस को, जो आपने गैस सही किया है, अगर आपका गैस सही निकला है तो वो थ्योरी बन जाती है। लेकिन अगर नहीं हुआ, इफ़ इट डज़ नॉट सपोर्ट हाइपोथेसिस, तो क्या होगा, वो वापस जाके न्यू बन जाएगा हाइपोथेसिस, यानी कि फिर से आपको नया गैस बनाना होगा। फिर सारी मेहनत पानी में रहेगी, वापस आपको सोचना होगा, वापस आपको एक नया गैस बनाना होगा। जैसे गैस पेपर है, इम्तहान होते हैं, गैस पेपर बन के आते हैं ना, तो गैस पेपर क्या होता है कि वो एक आपका समझ लो एक सोच होती है, एक समझो एक हेल्प होती है ताकि उसके पेपर क्या हो जाए, पास हो जाए वो। लेकिन अगर वो लगा तो ठीक है, नहीं लगा तो फिर क्या होगा, मुश्किल हो गई। यानी फिर क्या होगा, अगले साल वो फिर से मेहनत करते हैं ताकि पेपर के मुताबिक ऐसा गैस पेपर बनाए बच्चों के लिए आसानी। अब गैस पेपर कौन बनाते हैं, यहाँ पे फिर मैंने यही कहा आपको, स्पेशलिस्ट होते हैं, टीचर जो काफ़ी सालों से पढ़ा रहे हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं सब्जेक्ट के, उनको ही पता होता है ना। अब आम टीचर को तो पता नहीं होता, इसीलिए इंटेलिजेंट गैस भी वही लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको सिंपल सी मिसाल दी। तो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के से, ठीक है। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम अब क्या है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है इज़ अ सेट ऑफ क्वेश्चन टू बी सॉल्व अबाउट द नेचर वर्ल्ड। यानी इसको मैं आपको वर्बली ऐसे ही समझाऊं कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हम उन्हें कहते हैं, ये जितने भी आपके कुछ क्वेश्चन के एक सेट होते हैं, सवालों के जो सॉल्व हो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के ज़रिए, जो बायोलॉजी से रिलेटेड हो, जो नेचर में हो, ठीक है, बगैर नेचर में ना हो, तो उन्हें हम बायोलॉजी के ज़रिए जो है हल करते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म ही हो, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड हो, तो उसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। अब ये प्रॉब्लम माहौल से भी रिलेटेड होते हैं, ये प्रॉब्लम आपके इकोलॉजिकल भी होते हैं, ये प्रॉब्लम आपके हेल्थ से रिलेटेड होते हैं। अब हेल्थ से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। ये प्रॉब्लम आप समझ लो बिहेवियर से रिलेटेड भी हो सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन
इसमें अब ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हुआ, ठीक है, कोई भी किसी भी प्रॉब्लम का किस्म हुआ, लेकिन जब वो स्टडी होती है ना तो वो साइंटिफिक मेथड के ज़रिए ही सॉल्व होती है, वो बायोलॉजिकल मेथड के ज़रिए ही सॉल्व होती है, चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम हो बायोलॉजी से रिलेटेड। तो यहाँ पे आपको एग्जांपल किसकी दी गई है? मलेरिया की। मलेरिया जो है ये ग्रेटेस्ट किलर डिसीज़ है ऑफ मेन 4 सेंचुरी, यानी कि सदियों से जितने भी आदमी हैं, आदमियों के लिए ये एक आप समझ लो जानलेवा था। ये हमेशा एक किलर था, किलर वायरस, आप मलेरिया आप समझो किलर था ये कैसे होता था? यू आर फेमिलियर विद द डिसीज़ मलेरिया विच स्प्रेड थ्रू अ फीमेल एनोफेलिस मॉस्किटो। ये एक फीमेल मॉस्किटो है, ठीक है, जिसका नाम है एनोफेलिस, और इसी के ज़रिए ही मलेरिया जो है फैलता था। प्रीवियस द कॉज ऑफ मलेरिया, पहले तो मलेरिया के बारे में पता नहीं था, क्योंकि पहले ये समझते थे मलेरिया जो है बैड एयर के ज़रिए जो है फैलता है, क्योंकि मलेरिया 2 वर्ड से निकला है, एक है माला मतलब बैड और एरिया मतलब एयर, तो मलेरिया क्या है? बैड एयर के ज़रिए। अब लेकिन क्या हुआ, ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ जब साइंटिस्ट ने क्या किया, रीज़न बताया मलेरिया का। सबसे पहले क्या था? सबसे पहले ये था, स्टूडेंट ऑब्जर्वेशन के बारे में बात करो। फर्स्ट स्टेप क्या था? उन्होंने क्या किया? आइडेंटिफाई किया, बताया कि क्या वजह है आखिर इस प्रॉब्लम की, ठीक है, फॉलोड बाय फॉर्मुलेशन ऑफ अ क्वेश्चन अबाउट व्हाट हैज़ बीन ऑब्जर्व। क्या मुशाहिदा किया इन्होंने? सबसे पहले कि मलेरिया आखिर हो क्यों रहा है, आखिर मेंस को क्यों ही ज़्यादा जो है प्रॉब्लम हो रहा है, क्या वजह है? तो सॉल्यूशन ये निकला, सॉल्यूशन बायोलॉजिकल प्रॉब्लम स्टार्ट विद ऑब्जर्वेशन। पहले ही बता दिया मैंने, ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट हुआ। ऑब्जर्वेशन में ये हो सकता था, कैन बी एनीथिंग फ्रॉम प्लांट मूवमेंट to animal behavior. Your observation can be on anything from plant movement to animal behavior. An observation is a statement of knowledge gained through the senses, qualitative or through the use of scientific equipment, quantitative। ये तो आपको बताया गया ऑब्जर्वेशन की डेफिनेशन, लेकिन ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है? ऑब्जर्वेशन क्या है? आप नॉलेज इकट्ठा करते हो, आप मालूमात इकट्ठा करते हो सेंस के ज़रिए, सेंसेस मतलब क्वालिटी के ज़रिए या क्वांटिटी के ज़रिए। क्वांटिटी मतलब जितने साइंटिफिक इक्विपमेंट्स आपके पास है ना। अब यहाँ नीचे एक डायग्राम दी गई है, ये क्या है? क्वांटिटेटिव है, ये है क्वालिटेटिव, ठीक है। क्वांटिटेटिव में क्या है? ये सारे सामान है कि डेटा रेफर टू मेजरेबल ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन जो है, ऑब्जर्वेशन जो हम जिसके ज़रिए हम डेटा कलेक्ट करते हैं, ये सारे आपके सामान हैं, ये सारे आपके सामान हैं, इनके ज़रिए हम क्या करते हैं? नॉलेज इकट्ठा करते हैं कि आया क्यों हुआ है, क्या कैसे हुआ है। अब बात आती है क्वालिटी की। क्वालिटी में क्या है? ये सारे 5 सेंसेस है आपके, आँख, कान, मुंह, हाथ और स्मेल। ये 5 ऐसे आपके सेंसेस है जिसके ज़रिए आप क्या करते हो? क्वालिटी को नापते हो कि क्या क्वालिटी है इसकी, देखते हो, सुनते हो, टेस्ट करते हो, टच करते हो और स्मेल करते हो। ये सारी चीज़ें ऑब्जर्वेशन में आती हैं। अब यहाँ नीचे एक मालूमात दी गई है, देखो स्टूडेंट, लिखा है कि अबाउट 280 मिलियन पीपल, 280 मिलियन पीपल सफ़र कर रहे हैं अब तक मलेरिया से। कब से 100 सेंचुरी। ओहो, ओवर का मतलब यानी कि 100 साल से ज़्यादा की बात करें, 100 सेंचुरी में। एंड मोर देन 2 मिलियन ऑन डाई एवरी ईयर फ्रॉम द डिसीज़। 2 मिलियन, 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होती है, इनके 20 लाख हर साल मरते हैं इस डिसीज़ से। इट्स वेरी डेंजरस स्टूडेंट। तो जब 1880 में एक फ्रांसीसी फिजिशियन था जिसका नाम था लेवेरियन, इन्होंने क्या किया, कुछ ब्लड सैंपल लिए मलेरिया जो मलेरियल पेशेंट थे उनके, ठीक है, और उनका जो एक आप समझ लो सैंपल था वो माइक्रोस्कोप में उन्होंने क्या किया? ऑब्ज़र्व किया। जब ऑब्ज़र्व किया उन्हें ये टाइनी क्रिएचर्स मिले, ठीक है, छोटे छोटे होल लाइक। तो इन्होंने क्या किया, लेवेरियन ने क्या किया, इनका नाम दिया प्लाज्मोडियम। क्यों?
ऑब्जर्वेशन वाज मेड दैट प्लाज्मोडियम इज प्रेजेंट इन द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट, क्योंकि जो प्लाज्मोडियम था ना ये पेशेंट के ब्लड के अंदर मौजूद था। ये रहे, सही है। तो इन्होंने कहा कि भाई चलो प्लाज्मोडियम पे अब ऑब्जर्व हो गया, दिख गया, सही है। अब बात आती है हाइपोथेसिस में। हाइपोथेसिस में क्या हुआ, हाइपोथेसिस क्या है, इंटेलिजेंट गेस है। इंटेलिजेंट गेस मेड बाय साइंटिस्ट इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट। फिर उन्होंने क्या किया, ऑब्जर्वेशन में जब देख लिया तो उन्होंने लिख लिया, स्टेटमेंट की शक्ल में लिख लिया उन्हें, ठीक है, यानी कि कागज़ में। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट हाइपोथेसिस मस्ट बी टेस्टेबल। हाइपोथेसिस को ज़रूर टेस्ट करते हैं ताकि भाई वो ठीक है या नहीं, सही कह रहे हैं या नहीं। सिर्फ और सिर्फ हम जो है ना अंधा यकीन तो नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि यू शुड बी एबल टू टेस्ट योर हाइपोथेसिस थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन। हाइपोथेसिस को कैसे जो है ना हम टेस्ट करते हैं, एक्सपेरिमेंट के ज़रिए। योर हाइपोथेसिस मस्ट आइदर बी सपोर्टेड या फॉल्ट, या तो आपकी जो हाइपोथेसिस है वो सही होगी या सपोर्ट करेंगे, या तो वो गलत साबित होगी एक्सपेरिमेंट के ज़रिए। तो यहाँ पे यही हुआ, एग्जांपल में कहा कि भाई मलेरिया केस में इंटेलिजेंट गैस इज़ मेड आफ्टर ऑब्जर्वेशन के बाद क्या हुआ, ये गैस बन गया कि प्लाज्मोडियम इज़ कॉज ऑफ मलेरिया। लेकिन इट इज़ ओनली अ गैस, अब तक ये तो एक सिर्फ यानी कि गैस था, सिर्फ एक सोच थी, यानी कि वो तुक्का मार रहे थे। लेकिन विच कैन बी प्रेजेंटेड एज अ हाइपोथेसिस, लेकिन यह हाइपोथेसिस के हिसाब से प्रेजेंट हुआ था। स्टूडेंट यहाँ तक था हाइपोथेसिस। अब आगे जो मेरा लेक्चर होगा वो होगा रीजनिंग, इंडक्टिव, डिडक्टिव और एक्सपेरिमेंट में। तो इसी तरीके से अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आ गया है तो मेरा जो चैनल है जिसका नाम है एजुकेशन टॉक, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। और इंशाल्लाह ताला ये चैप्टर जैसे ही ख़त्म हो जाएगा मैं आपको इसके जो है ना नोट्स फॉरवर्ड कर लूँगा, जो मेरा पेज फेसबुक में है एजुकेशन टॉक के नाम से, उसी को इंशाल्लाह ताला उसी में आपको मिल जाएंगे। सो मुझे इजाज़त दीजिएगा स्टूडेंट। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।